नमस्कार बच्चों, नमस्कार सब बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सब टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट। ओके, चलो बच्चों, अभी हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर सॉल्यूशन में जो कुछ भी न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल्स हमारे बुक में सॉल्व करके दिए हैं। और ये सॉल्व करके दिए वाले जो कुछ भी न्यूमेरिकल्स है हर एक बिट के ऊपर वो किस तरह से हमें सॉल्व करने चाहिए, यानी उनमें जो कुछ भी किताबों में स्टेप दी गई है उसमें कुछ स्टेप्स हाइड है। हाइड बोले तो वो स्टेप्स वहाँ नहीं दिखाया है, यानी कि वहाँ टाइप नहीं करे हैं। तो इसलिए मैं आपको अच्छी तरह से, यानी कि जो कुछ भी हाइड स्टेप है वो स्टेप वगैरह पूरा का पूरा प्रॉब्लम, यानी कि हम कैसे समझना चाहिए, उसके ऊपर कैलकुलेशंस कैसा करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोले तो सॉल्यूशन चैप्टर के ऊपर जो कुछ भी हमारे प्रॉब्लम्स है बुक्स में, यानी कि हमारे बोर्ड के बुक में जिस तरह से प्रॉब्लम दिए गए हैं, ये प्रॉब्लम के बारे में अभी हम देखने वाले हैं। अगर कुछ डाउट आता है तो मुझे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा सॉल्यूशन का प्रोग्राम। मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों, अगर प्रॉब्लम सॉल्यूशन में अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आता है, बहुत सारा आता है, लेकिन कैलकुलेशन में कुछ डिफ़िकल्टीज आती है तो हारना नहीं, पीछे नहीं हटना। अगर आप इसी तरह से अगर आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स की, डिफरेंट एग्जांपल्स की, न्यूमेरिकल्स का अगर आप एक्सरसाइज करोगे, आप सराव करोगे, तो आगे चल के धीरे धीरे आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह से आएंगे, अच्छी तरह से प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम्स के लिए प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिस। और सबसे ज़्यादा कि प्रॉब्लम हमें अच्छी तरह से, यानी कि जो कुछ भी है, जो कुछ भी आप प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करते हैं, ये प्रॉब्लम आपको फर्स्टली समझ लेना चाहिए, कि परफेक्टली समझ में आना चाहिए कि इसमें क्या दिया गया है और आपको क्या सॉल्व करना है। इस तरह से आप अगर परफेक्टली उसे एक अंडरस्टैंडिंग करते हैं एग्जाम्पल के बारे में, तो एग्जाम्पल आप बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप खाली स्टेटमेंट पढ़ रहे हो और प्रॉब्लम सॉल्व करने की अगर आप सोचते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो प्रॉब्लम के लिए पहले लाइन टू लाइन और जो कुछ भी टर्म्स दिए गए हैं वो टर्म्स आपको बहुत अच्छी तरह से समझनी होंगी, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा सोच समझना होगा। अगर आप सोच समझ के अगर आप अच्छी तरह से करने का कोशिश करोगे तो आप बहुत अच्छी तरह से इसे सॉल्व कर पाओगे। ओके, छोटा सा 1 मिनट, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। कलर यानी कि आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी ना आए। कलर अगर मैं थोड़ा सा बदल दिया तो आपको देखने में कुछ तकलीफ नहीं होगी। ओके, चलो ये कलर पूरे सबके। और मैं आपको प्रॉब्लम्स, ये एक ऐसी खासियत है प्रॉब्लम्स की, एग्जांपल्स की, अगर आप एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो एग्जांपल्स में आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको मिलते हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि थियोरेटिकल क्वेश्चंस का बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में वो थोड़ा सा ना लगता है उन्हें। ये ना लगने के क्यों लगता है, तो इसका पीछे के वजह एक है कि उसमें कैलकुलेशंस रहते हैं, फार्मूले रहते हैं, और वो कैलकुलेशंस, वो फार्मूलेज आपको थोड़ा सा तकलीफ देते हैं, यानी कि आपके समझ में नहीं आते हैं कि आप किस तरह से इसे सॉल्व करना है वगैरह। तो इसलिए आप इसमें क्या करो, इसे जो कुछ भी फार्मूले वगैरह आपको दिए गए रहते हैं, ये फार्मूला थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूले की प्रैक्टिस करो। मैं ये जो सैम्पल एग्जांपल्स हैं हमारे, ये ख़त्म होते ही मैं आपको इसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स है, इसके जो कुछ भी इम्पोर्टेंट फार्मूलीज है,
ये फार्मूलीज मैं आपको देने वाला हूँ, और ये फार्मूलीज आप जब करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। मुझे कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर, और मेरे पर भी मुझे कॉन्फिडेंस है। ओके, लेकिन डरना नहीं, डरना नहीं। अगर आप डरोगे तो एग्जाम्पल्स आपको उतने ही डराएंगे। आप जितने डरोगे उतना वो डरा सकता है, इसीलिए आप एग्जाम्पल्स को डरने की ज़रूरत नहीं। मैं आपके साथ हूँ, आपको टेंशन लेने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो यहाँ मैं आपके लिए एग्जाम्पल लिया मैंने। चलो देखते हैं एक एक करके। स्टेटमेंट क्या दिया है ये पहले हम देखते हैं। यहाँ इसमें स्टेटमेंट क्या दिया है सो ओके, आपके समझ में आएगा क्या, आ रहा है क्या अभी आपको? ओके, चलो दिखता है। ओके, तो देखो प्रॉब्लम एग्जाम्पल क्या है अभी हम देखते हैं। इसका पढ़ते हैं, पहले समझ लेना चाहिए। फर्स्ट स्टेप क्या कहा मैंने, प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक तरीका है, उसमें से मैं आपको ये पहला फर्स्ट स्टेप है। पहले प्रॉब्लम क्या करो, समझा करो, अंडरस्टैंडिंग। फर्स्टली क्या करना पड़ेगा आपको, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि पहले केयरफुली एग्जाम्पल आपको लर्न करना, यानी कि एग्जाम्पल आपको पहले केयरफुली रीड करना होगा, केयरफुली रीड करना होगा, उसे अंडरस्टैंड करना होगा। ये फर्स्ट है, यानी कि उसमें आपको एक पिक्चराइजेशन तैयार करना होता है। पिक्चराइजेशन बोले तो क्या है कि समझो मैंने क्या कहा कि एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि मेरे सर ने क्लास में आके एक बच्चों को उठाया, खड़ा किया, और खड़ा करके उन्होंने उस बच्चों को ग्रेविटेशन की डेफिनेशन पूछी। ये देखो मैंने एक सेंटेंस बोला है, मैंने क्या किया, एक सेंटेंस बोला। आपके क्लास टीचर, आपके फिजिक्स के लेक्चरर आपके क्लास में आए, और क्लास में आते ही फर्स्ट डेस्क पे जो स्टूडेंट बैठा हुआ है उस बच्चे को उन्होंने खड़ा किया, और खड़ा करने के बाद उन्होंने उनको ग्रेविटेशन की डेफिनेशन पूछी। ओके, देखो मैंने ये जो सेंटेंस बोला, ये सेंटेंस में आपके आंखों के सामने एक पिक्चर तैयार हुआ होगा। जितने भी सारे यहाँ बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, उन सब बच्चों के आंखों में एक पिक्चर तैयार हुआ होगा। किस तरह से कि उनके जो कुछ भी फिजिक्स के लेक्चरर है, जो कुछ भी फिजिक्स के टीचर है, वो क्लास में आए। भले चाहे किसी के जोशी सर हो सकते हैं, किसी के देशमुख सर हो सकते हैं, किसी के सिरसाट सर हो सकते हैं, किसी के मुंडे सर हो सकते हैं, किसी के गुट्टे सर हो सकते हैं, बराबर है, किसी के कामले सर हो सकते हैं, किसी के सैक सर हो सकते हैं, किसी के जॉनी हो सकते हैं। समझ में आया? उनके जो कुछ भी फिजिक्स के लेक्चरर हैं वो क्लास में आए। क्लास में आते ही सामने वाले लड़के को, बच्चे को उठाया, खड़ा किया, और उन्होंने झट बोल के उन्होंने पूछा कि बता ग्रेविटेशन की डेफिनेशन क्या है। तो झट बोल के आपके आंखों के सामने एक पिक्चर तैयार हो गया, ठीक है ना, एक पिक्चर तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया? सर क्लास में आए, सामने वाले लड़के या लड़की को उठाए, खड़ा किया, और खड़ा करते ही उन्होंने ग्रेविटेशन की डेफिनेशन पूछी। लेकिन जो बच्चा है उनके सामने उनके क्लास टीचर का पिक्चर आया होगा क्लास के सामने, आंखों के सामने। उसी तरह है, अगर ये आप प्रॉब्लम पढ़ते हैं, यानी कि अगर आप ये एग्जाम्पल पढ़ते हैं, तो एग्जाम्पल का आपके आंखों के सामने पहले आपको इमेज तैयार करना होता है, एक पिक्चर तैयार करना होता है। और पिक्चर तैयार करने के बाद आपको यानी कि पिक्चर तैयार करना बोले तो एग्जाम्पल समझ लेना। और एग्जाम्पल आप जब समझ लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं, तो उसके बाद आपकी सेकंड स्टेप है यहाँ की आपकी सेकंड स्टेप क्या है, देखो यहाँ की आपकी सेकंड स्टेप है। तो सेकंड स्टेप में आपको गिवन डाटा तैयार करना होता है, गिवन डेटा तैयार करना होता है। आपके जो कुछ भी ये प्रॉब्लम में आपके जो कुछ भी आपको दिया गया है उसका डाटा तैयार करना होता है। ओके, और ये डाटा तैयार करने के बाद आपकी तीसरी स्टेप है, इसकी थर्ड स्टेप है,
क्या थर्ड स्टेप है? तो थर्ड स्टेप में आपको एक याद करना होता है फार्मूला। क्या करना होता है? फार्मूला आपको याद करना होता है। सॉरी, फार्मूला नहीं, इसके पीछे और एक स्टेप है, और एक स्टेप है, और वो स्टेप क्या है? कन्वर्जन। कन्वर्जन बोले तो यूनिट का कन्वर्जन। अगर सीजीएस में है तो उसे एमकेएस में करो, अगर वो एमकेएस में है तो उसे सीजीएस में करो। यानी कि सबकी यूनिफॉर्मिटी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी यानी जितने भी कुछ आपको टर्म्स दिए गए हैं, ऑल टर्म्स आपको एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, एक ही यूनिट में आपको कन्वर्ट करना होगा। ओके, एमकेएस में है तो एमकेएस में, सभी के सभी आपको एमकेएस में करना होगा। यहाँ जो कुछ भी दिए है सब एमकेएस में करना होगा। अगर कुछ ज़्यादातर से अगर सीजीएस में है तो सबको आप सीजीएस में करना होगा। और आपको जो कुछ भी आंसर पूछा गया है, अगर वो आंसर सीजीएस में पूछा है तो सीजीएस में एक्सप्रेस करो, एमकेएस में पूछा गया है तो एमकेएस में एक्सप्रेस करो। यानी कि आपको जिस फॉर्म में पूछा गया है उसी फॉर्म में आपको कम से कम फाइनली उसी फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होगा। ओके, ये रहा यूनिट का कन्वर्जन। उसके बाद है हमारा जो फोर्थ स्टेप है, और वो फोर्थ स्टेप है वो है फार्मूला याद करना। फार्मूला याद करना। फार्मूला याद करना बोले तो जो कुछ भी आपके यानी कि जो कुछ टर्म दिए गए हैं वो टर्म के हिसाब से आपको याद करना होगा कि अगर ये टर्म है तो ये टर्म कौन से फार्मूले में बैठते हैं। फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, कौन से फार्मूले में बैठता है। अगर केमिस्ट्री का अगर आप देखते हैं तो कुछ ही लिमिटेड फार्मूलीज है, और लिमिटेड फार्मूलीज है, वो फार्मूले आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती। आप इजी तरह से उन्हें याद कर सकते हैं, आप इजी तरह से कर सकते हैं। इजी तरह से आपको याद आएगा, आप झट बोल के फार्मूला लिख लोगे और उसमें कैलकुलेशन टर्म्स लिखोगे। ओके, उसके बाद ये देखो फार्मूला याद करना होगा। आपने फार्मूला याद किया, फार्मूला आपने लिख दिया, बराबर है। उसके बाद एक फिफ्थ कंडीशन है आपकी, यहाँ की फिफ्थ स्टेप है, और ये फिफ्थ स्टेप है आपको टर्म्स रखने होंगे, यानी कि वैल्यूज़ रखनी होंगी वहाँ की। यानी कि जो कुछ भी वैल्यूज़ दिए गए हैं वो वैल्यूज़ वहाँ आपको केयरफुली रखनी होंगी, केयरफुली। न तो वी के जगह यम की कीमत, यम के जगह वी की कीमत। अगर आप इस तरह से लिखोगे तो आपका फार्मूला यानी कि प्रॉब्लम करेक्ट है। अगर आप कीमत अलग रख देते हैं, गलत रख देते हैं, तो कहीं वी का स्क्वायर हो सकता है, कहीं यम का स्क्वायर हो सकता है, कहीं आर का स्क्वायर हो सकता है। अगर ये टर्म आप इधर उधर करोगे तो कैलकुलेशन आपका गलत होगा। इसलिए आपको जो कुछ भी जिसमें वैल्यूज़ है वो फार्मूला याद करके फार्मूला लिखना होगा। फार्मूला में आपको जो कुछ भी गिवन डाटा में आपने वैल्यूज़ वगैरह ली है वो वैल्यूज़ आपको वहाँ लिखने होंगे, और वैल्यूज़ वहाँ लिखने के बाद आप केयरफुली कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे। उसके बाद ये सिक्स्थ स्टेप है कैलकुलेशन। ओके, कैलकुलेशन। अब ये कैलकुलेशन बोले तो क्या करना पड़ेगा? तो कैलकुलेशन के लिए आपको अगर 12th 11th और 12th के बच्चे हैं, 11th और 12th के बच्चे हैं, तो इन सब बच्चों को लॉगरिथम कैलकुलेशन आना कंपलसरी है। लॉगरिथम कहीं शॉर्ट जो होंगे फार्मूलेज वगैरह, शॉर्ट कैलकुलेशन होगा तो आप काट छाट करके आप आंसर निकाल सकते हैं आप। लेकिन ये जो थ्योरेटिकल आंसर्स रहते हैं, बड़े आंसर्स आपको लिखने होते हैं, तो आपको कैलकुलेशंस के लिए आपको लॉगरिथम आना पड़ता है। लॉगरिथम आपको कंपलसरी है, लॉगरिथम आपको आना ही आना है। अगर लॉगरिथम आपको आता नहीं है तो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। अगर कहीं काट छाट वाला ऐसा जो सिंपल है तो सिंपल कैलकुलेशन है तो वहाँ लॉगरिथम की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यूनिफॉर्मिटी में अगर आप कहेंगे, अगर पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री का पूरा प्रॉब्लम के बारे में अगर आप सोचेंगे तो आपको लॉग टेबल बगैर आप कॉन्फिडेंटली आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। कॉन्फिडेंटली बोलते तो कॉन्फिडेंस पकड़ के मेरा आंसर ये एग्जैक्ट करेक्ट है ऐसा आप कह के कैलकुलेशन नहीं करोगे, नहीं आएगा वो। इसलिए आपको लॉगरिथम आना ही होगा। और इसके बाद 7th स्टेप में आपको कैलकुलेशन करने के बाद जो आप आंसर लिखोगे, आंसर जो कुछ भी आप आंसर लिखोगे, तो आंसर आपको किस तरह से आंसर पूछा गया है। आपको आंसर सेंटीमीटर में पूछा गया है, वेलोसिटी में पूछा गया है, मीटर पर सेकेंड में पूछा है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में पूछा है,
किलोमीटर में पूछा है, किस में पूछा है, यानी कि कौन से यूनिट में पूछा गया है। अगर जिस यूनिट में आपको पूछा गया होता है उसी ही यूनिट में आपको इसका आंसर देना होता है। ये बोर्ड के लिए मैं बता रहा हूं, ये बोर्ड के लिए। लेकिन आप नीट जीसीईटी के लिए अगर आप देखते हैं तो नीट जीसीईटी के लिए आपको पहले अंडरस्टैंडिंग करना होगा। यानी कि ये देखो, इस तरह से इसका कैलकुलेट, यानी कि प्रॉब्लम के यानी कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के मैंने आपको स्टेप्स दिए। पहला क्या स्टेप्स दिया मैंने आपको, यू दिया। यू बोले तो रीड एंड अंडरस्टैंड। रीड करो और रीड करने के बाद उसे अंडरस्टैंड करो। उसके बाद ये देखो, मैंने गिवन डाटा आपको लिखना होगा। UGC, सी बोले तो क्या कहा मैंने, गिवन डाटा कन्वर्जन। सी बोले तो क्या है, कन्वर्जन करना होगा। UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जैसा। UGC यानी कि आपको पहले अंडरस्टैंड करना होगा, रीड करना होगा, उसके बाद गिवन डाटा लिखना होगा, उसके बाद यूनिट का कन्वर्जन करना होगा। सेंटीमीटर में है तो मीटर का, अगर जो चाहिए एक ही यूनिट फॉर्म में उसे यूनिट में कन्वर्ट करो। ओके, उसके बाद UGF, उसके बाद UGF, उसके बाद V, उसके बाद C। ओके, C बोले तो कैलकुलेशन, और उसके बाद A। इस तरह से UGCFVC, ये देखो इस तरह से। थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम आ रहा समझ में नहीं आ रहा मुझे भी। बहुत सारे टेक्नोलॉजी बोले तो टेक्निकल रहता है, और टेक्निकल हर चीज़ सबको जमती है ऐसा नहीं। मुझे टाइपिंग जमता है, इमेज ड्रॉ करना जमता है, टीचिंग करना, पढ़ाना जमता है, लेकिन इसका जो सॉफ्टवेयर के बारे में जो है, जो कुछ भी सॉफ्टवेयर है वो भी मैं सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन इसका जो बैकबोन है लैपटॉप का, उसके बारे में मैं थोड़ा सा अननोन हूँ, वो भी मुझे नॉलेज लेना पड़ेगा। ये देखो G, उसके बाद ये यहाँ मैंने CFVC, ये इस तरह से आप याद रखना इसे। UGCFVCA, ये स्टेप आपको पूरे करने होंगे। अगर ये परफेक्टली स्टेप्स आप पूरे करते हैं तो आपको कोई भी आपके प्रॉब्लम के करेक्ट आंसर से आपको रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि ये अगर कंसंट्रेशन देके अगर ये स्टेप्स 7 स्टेप आप अगर परफेक्टली फॉलो करते हैं तो ओके। चलो तो आगे का देखते हैं हम। सर माय फर्स्ट डे यूर कोर्स, सर सॉल्यूशन की थ्योरी की वीडियो बताए। ओके, थ्योरी की वीडियो उसमें है, आप अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए अपने चैनल पे, प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट में जाके आप चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मैंने बनाई है अपने चैनल पे। जीनियस साइंस सर्च करो यूट्यूब पे, जीनियस साइंस यूट्यूब पे करो, गूगल पे करो, कहीं भी करो। जीनियस साइंस बाय SS करेंगे तो भी आएगा, जीनियस बाय सिरसाट करेंगे तो भी आएगा, जीनियस साइंस संजू भी करेंगे तो आएगा। खाली गूगल पे कहीं भी सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, सर्च करते ही आपको जीनियस साइंस सर्च करते ही आपको अपने वीडियोस आएंगे, चैनल आएंगे, चैनल पे क्लिक करो, उसे सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, और बाद में आपको होम वीडियोस और प्लेलिस्ट आएगी, तो प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको चैप्टर वाइज एंड क्लास वाइज आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। वहाँ आप सर्च करो प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च भी करेंगे तो आपको मिलेगी सॉल्यूशन, ऐसा आप सर्च करो, बस सॉल्यूशन सर्च करो, झट बोल के सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट आपके सामने खड़ी हुई, उसके ऊपर क्लिक करो, सॉल्यूशन के पूरे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, चलो इस तरह से आप 7 स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। चलो अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम 27 2.7 वाला प्रॉब्लम किस तरह से आपको यहाँ सॉल्व करना है। ओके, और इसके बाद मैं मेरे एग्जांपल्स में आपके लिए लेने वाला हूँ। चलो शुरू करते हैं। ये देखो फर्स्ट वाला 2.7, कल हमने 2.6 तक लिए। 3.795 ग्राम ऑफ सल्फर। अगर ये प्रॉब्लम समझाने के लिए अगर मेरा कंप्लीट भी ये वीडियो बनेगा तो भी चलेगा, लेकिन ये परफेक्टली अंडरस्टैंड होना कंपलसरी है। ओके देखो 3.7, ये देखो 3.795 ग्राम ऑफ सल्फर इज डिसॉल्व्ड इन,
कितना 3.795 ग्राम ऑफ सल्फर इज डिजोल्व्ड इन, किसमें डिजोल्व किया इसे, तो इसको डिजोल्व किया 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड यानी कि CS2 में इसे डिजोल्व किया है, CS2 में इसे डिजोल्व किया, कितना ग्राम 100 ग्राम CS2 में इसे सल्फाइड यानी कि डिजोल्व किया है। सब्सटेंस है सल्फर का 3.795। ओके ठीक है, आगे क्या है, दिस सॉल्यूशन बॉइल्स एट 319.81 केल्विन, 319.81 केल्विन पे है। देखो मैं आपको यहाँ डेटा कन्वर्ट करके आपको दे रहा हूँ 3.9181 केल्विन, ठीक है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फर इन सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा गया है। देखो मैंने शुरू में ही आपको सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला वुड बी सॉल्यूशन का तो वो किस तरह से रहेगा, तो यहाँ देखो S8CS2 इस तरह से आया है, लेकिन एक्चुअली ये फार्मूला किस तरह से हो सकता है इसके बारे में आपको आंसर देना है। ओके, फार्मूला ऑफ सल्फर इन सॉल्यूशन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज 319.45 केल्विन, जो कुछ भी सॉल्यूशन आपको दिया गया है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 319.45 किलोग्राम पर मोल। ओके इस तरह से, सॉरी केल्विन में दिया गया है आपको। ओके तो अभी क्या करेंगे, आपको जो कुछ दिया है वो आप यहाँ लिखा करो। तो ये देखो आपको KB दिया है, तो KB कितना है, KB गिवन है, देखो गिवन डाटा नहीं है, ये गिवन वैल्यू है। प्रॉब्लम में बहुत बार ऐसी गिवन में वैल्यूज आपको दी गई रहती है, यानी कि वो कांस्टेंट रहती है, वो बदलती नहीं है। तो गिवन क्या दिया है आपको, KB दिया है आपको CS2 के बारे में, तो वो है 2.42। ओके 2.42 केल्विन किलोग्राम मोल इस तरह से। एंड एटॉमिक मास सल्फर का दिया है, एटॉमिक मास सल्फर का कितना है, सल्फर का दिस वन इज द 32 डाल्टन है। ओके इस तरह से ये वैल्यू आपको दी गई है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है यहाँ मॉलिक्यूलर, ये देखो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फर इन सॉल्यूशन, सल्फर का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको यहाँ डिटरमाइन करना है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करने के लिए, ओके तो चलो फार्मूला इसके लिए है आपको, मैंने बोला कि सेकंड स्टेप कौन सी है हमारी, फार्मूला के बारे में। अब हमने यहाँ जो कुछ भी कन्वर्जन है, यूनिट है, उन्हें कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे MKS यूनिट में है। यहाँ केल्विन है, वो सब MKS में है। तो इसे क्या करेंगे, हम फार्मूला सोचते हैं कि इसका फार्मूला क्या होगा, यानी कि आपको यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको डिटरमाइन करना है। इस तरह से आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करना है। अगर ये आप मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करना चाहते हैं तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, देखो तो इसका फार्मूला सर्च करना होगा। तो इसका फार्मूला है देखो 100, ओके 100, उसके बाद ये आएगा 100 KB इंटू W2, ओके 1000 इंटू KB डिवाइडेड बाय इंटू W2, ओके उसके बाद आएगा डेल्टा TB बोले तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है इसका, जो कुछ भी डिफरेंस है सो, ओके और इसके बाद आपको यहाँ का डिटरमाइन दिया है W1। तो हम क्या करेंगे, इसमें पूरे के पूरे वैल्यूज यहाँ हम लिख देते हैं M2 के जगह। तो M2 की वैल्यू लिखने के बाद हम क्या करेंगे, देखो इस तरह से है, देखो मैं आपको यहाँ M2 लिख के दे रहा हूँ। तो M2 इज इक्वल्स टू 1000 है हमारा, 1000 है। 1000 के बाद आगे का बीट आएगा हमारा, जो KB दिया गया है वो KB है 2.42, ओके यूनिट वगैरह यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ यूनिट लिखे दिए हैं कैलकुलेशन में, इस तरह से यूनिट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ओके इनटू W2 कितना है हमारा, W2 दिया गया है, देखो W2 है 3.795, ये देखो 3.975। तो इस तरह से W2 की कीमत हम यहाँ लिख देते हैं 3.795 है, डिवाइडेड बाय, उसके बाद आपको डेल्टा TB कितना दिया गया है आपको, तो डेल्टा TB यहाँ दिया गया है, देखो
ओके, ये आपको डेल्टा टीवी कितना है 319.81 है, 81, और ये कितना है डेल्टा टीबी। ये दोनों का डिफरेंस आपको लेना पड़ेगा यहाँ। ओके, मैं यहाँ इधर ले लेता हूँ डेल्टा टीबी। देखो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू, दोनों का सब्सट्रैक्शन करके लेना होगा आपको, तो 319.81, उसके बाद ये आएगा देखो, उसके बाद 319.45। इन दोनों का डिफरेंस बोले तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो एलिवेशन कितना आता है देखो, यहाँ आपके लिए कन्वर्जन सब्सट्रैक्शन करके दिया है, तो 0 पॉइंट, ये दोनों का सब्सट्रैक्शन करके बताओ, तो ये आएगा 0.36 केल्विन। इस तरह से ये वैल्यू आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ये जो वैल्यू है तो ये वैल्यू आप यहाँ लिख देंगे इस तरह से, डेल्टा टीबी की कीमत 0.36 केल्विन वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर आप लिखते हैं तो ठीक है, लेकिन वहाँ के वहाँ आपको फाइनली कैलकुलेशन करना होगा। जो भी कुछ आप डिटर्मिनेशन करते हैं उसका फाइनल इक्वेशन तो फार्मूला ही आता ही है। ओके, इनटू जो ग्राम दिए हैं, तो W2 कितना है, W1 कितना है हमारा, तो ये देखो यहाँ जो W1 है ना, ये देखो इधर W1 मैंने लिखे रखा है, तो W1 कितना है 100 है। तो इस सब का अगर आप कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा गया है, लॉग टेबल की मदद से, लॉग टेबल की हेल्प लेके अगर आप इसका कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से इसे आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो इस तरह से है, तो 2 पॉइंट, इसका कैलकुलेशन पूरा आएगा 255, इस तरह से 255.10 ओके ग्राम पर मोल, इस तरह से ये वैल्यू इसकी आ गई है, M2 आ गया है ग्राम पर मोल, क्योंकि सब किस में है, सब के सब ग्राम में है, CGS में है, ठीक है ना, सबकी वैल्यू किस में है, CGS में है। तो आपको यहाँ MKS में वगैरह कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसे CGS में कन्वर्ट करो, जो कुछ है CGS में है उसे CGS में ही रखो। ओके, ये रहा इस तरह से 255.10 ग्राम पर मोल आ गया। ओके, एटॉमिक मास कितना है सल्फर का, तो आपको मालूम है एटॉमिक मास वो कितना है सल्फर का है, देखो इस तरह से है 32U है। ओके, देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स किस तरह से, देयरफॉर यहाँ इस तरह से आपको यहाँ डिटर्मिनेशन करना होगा, देयरफॉर नंबर ऑफ atoms in a molecule of sulfur, that is 1 molar mass of S, जो फार्मूला दिया गया है, मोलार मास of sulfur, molar mass of sulfur divided by atomic mass of sulfur। ओके, तो मोलार मास ऑफ सल्फर वो कितना है, देखो यहाँ मोलार मास आपने डिटरमाइन किया है। ओके, तो इसके बाद ये रहेगा इस तरह से 255 आएगा, 255.1 डिवाइडेड बाय सल्फर का एटॉमिक मास कितना है, सल्फर का एटॉमिक मास आपको दिया गया है वो है 32। अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे लॉगरिथम लेके, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो लॉगरिथम की आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन करनी होगी। ओके, अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लिकेशन है तो लॉग की बेरीज करनी होगी, अगर डिवाइड है तो लॉग का सब्सट्रैक्शन करना होगा, और सब्सट्रैक्शन करके जो कुछ भी फाइनली आएगी वैल्यू सब्सट्रैक्शन, उसका आपको एंटीलॉग लेना होगा। ये देखो मैं स्टेप्स बता, एंटीलॉग लेना होगा, तो एंटीलॉग लेने के बाद आपका जो कुछ भी है पावर फैक्टर वगैरह कन्वर्ट करके आप आंसर बता सकते हैं। तो ये देखो ये फाइनल आंसर आता है यहाँ 7.92। अगर प्योर नंबर है, किसी भी एटम का एटॉमिक मास वगैरह बताना है, उसका एटॉमिक नंबर बताना है, तो हम प्योर नंबर में ही उसे एक्सप्रेस करते हैं। तो प्योर नंबर में एक्सप्रेस करने के लिए आपको यहाँ सल्फर के लिए
आप S8 लिख सकते हैं इन सल्फर। कितने हैं देखो, द मॉलिक्यूलर फार्मूला वुड बी S8 इन CS2, S8 इन CS2 में इस तरह से S8 आ सकता है। अगर कुछ डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ये प्रॉब्लम के बहुत अच्छी तरह से स्टेप मैंने आपको बताने की कोशिश की है। यहाँ मैं आपको लॉगरिथम के साथ कैलकुलेशन नहीं करके बता रहा हूँ, लॉगरिथम के साथ मैं बाद में आपको कैलकुलेशन करके बताने वाला हूँ। लॉगरिथम के साथ लॉगरिथम वगैरह लिख के पूरा कैलकुलेशन करके मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन अभी हम छोटा सा प्रैक्टिस कर रहे हैं कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाते हैं, एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इसके बारे में अभी हम खाली पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। तो इसके बाद फाइनली हम वहाँ देखेंगे। ओके चलो, इसके बाद आगे का इस चैप्टर के नोट्स आपको जल्दी मिलेंगे और रोटेशनल डायनेमिक्स के नोट्स तैयार हो रहे हैं, फाइनल स्टेप में है। नोट्स तो वैसे ही है लेकिन उसमें कुछ चेंजेस करने हैं मुझे, तो चेंजेस चालू है। तो मैं आपको नोट्स बहुत अच्छी तरह से तरीके के देने वाला हूँ। वो मल्टीपर्पज़ नोट्स होंगे अपने। तो ऊपर क्वेश्चन रहेगा, ऊपर हेडिंग रहेगा बीट का, बीट के हेडिंग के नीचे उसके ऊपर जो कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड के लिए जो कुछ भी क्वेश्चन रहेंगे वो नीचे रहेंगे। क्वेश्चन के नीचे आपकी वीडियो की लिंक रहेगी। हम जो वीडियो बना रहे हैं ना, ये वीडियो की लिंक रहेगी वो नोट्स की, यानी कि क्वेश्चन के नीचे वीडियो की लिंक रहेगी और लिंक के नीचे आपका पूरा एक्सप्लेनेशन रहेगा नोट्स का। और उसी तरह से पूरे बीट के बारे में एक क्वेश्चन नोट्स रहेंगे। ये नोट्स पूरे महाराष्ट्र में बहुत ही फेमस होने वाले हैं। इसी तरह के नोट्स किसी की भी नहीं है, अभी तक तो नहीं है। तो इस तरह के नोट्स मैं बनाने वाला हूँ। नोट्स रेडी है पूरे के पूरे चैप्टर के बारे में, अपना केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, इन सब के बारे में। बायोलॉजी का मटेरियल देखता हूँ, मुझे पॉसिबल हो सकता है तो फिजिक्स केमिस्ट्री का तो आपको मिल ही जाएगा। और इसका लिंक मैं अपने वेबसाइट पे रख देने वाला हूँ। वेबसाइट पे आप वहाँ जाके, वेबसाइट की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा मैं, तो वहाँ जाके आप पूरा नोट्स देख सकते हैं, पूरा डाउनलोड कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। और उसके ऊपर खाली एक नोट्स आपने अगर डाउनलोड करके ली तो उस पर वहाँ आपको बहुत सारे लिंक भी देखने को मिलेंगे, वीडियो के लिंक भी उसके ऊपर रहेंगे। चलो ओके, चलो आगे का बीट देखते हैं हम, क्या है आगे का क्वेश्चन क्या है। देखो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2.8। ओके 2.8। तो देखो 2.8, अगर कोई बच्चा अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप रनिंग में उसका आंसर दे सकते हैं। आप बच्चे अगर कोई चैटिंग वगैरह है तो अगर कोई पूछ रहा है फिजिक्स का टाइमिंग कब है, केमिस्ट्री का टाइम कब है, सर कहाँ के है, सर बच्चा है या बड़े हैं, सर खाना खाते हैं या नहीं, सर आदमी है या परमेश्वर है, अगर ऐसे कुछ कोई पूछता है तो उनका आंसर आप देने की कोशिश करो। ओके चलो, तो बाद में हम अपना मोबाइल ऐप भी आने वाला है। मोबाइल ऐप का भी काम चालू है फाइनल स्टेप में। 1-2 दिन में वेबसाइट आपको रेडी मिलेगी। चलो, तो इसके बाद हम देखते हैं 2.8। तो 2.8 में क्या है, तो 1.02 ग्राम ऑफ यूरिया। अभी आपने जो प्रॉब्लम देखा उसी तरह से ये प्रॉब्लम है। क्या है इसमें, 1.02 ग्राम ऑफ यूरिया, ये देखो अमाउंट दिया है 1.02 ग्राम यूरिया दिया है। यूरिया व्हेन डिजोल्व्ड इन, डिजोल्व किया है, किस में डिजोल्व किया है, एक यूरिया लिया है, देखो डिजोल्व्ड इन 98.5 ग्राम ऑफ सर्टन सॉल्वेंट। ये देखो इस तरह से ये इस तरह से एक बीकर है, समझो। इस तरह से, क्या ड्रॉ करने में बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। ओके तो इस तरह से ये सॉल्वेंट है, समझो इस तरह से। और इसमें ये कितना है, 98.5 ग्राम है, 98.5 ग्राम है। देखो ग्राम ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस इस फ्रीजिंग पॉइंट। यूरिया हमने इसमें ऐड किया है। यूरिया कितना ऐड किया, तो यूरिया हमने ऐड किया 1.02 ग्राम यूरिया हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज
सर्टन सॉल्वेंट डिक्रीजेस इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.211 केल्विन। ये फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के ऊपर पूछा गया है। कितने से डिप्रेस हो गया? ये डिप्रेस हो गया 0.211 केल्विन। ओके, केल्विन 0, उसके बाद डिक्रीज हो गया। ओके, उसके बाद 1.609 ग्राम ऑफ अननोन कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन, ये दूसरा है देखो, 1.609 ग्राम ऑफ अननोन कंपाउंड, जो कि हमें पता नहीं है, अननोन कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन 86 ग्राम ऑफ सेम सॉल्वेंट, उसी सॉल्वेंट पे। ओके, सेम सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट अभी जो शुरू में 98.5 ग्राम दिया गया है उसी में ही ये ऐड कर रहे हैं। ओके, सेम सॉल्वेंट डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.34 केल्विन, डिप्रेस हुआ 0.34 केल्विन। कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ अननोन कंपाउंड, अननोन कंपाउंड का मोलार मास आपको डिटरमाइन करना है। ओके, तो चलो आगे का क्या क्या दिया गया है आगे देखते हैं। मोलार मास ऑफ यूरिया आपको दिया गया है, तो क्या है? तो वो ये है 60 ग्राम पर मोल है। आपका खाली जिला लिख सकते हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, हाई लिखने की जरूरत नहीं है। आपका जिला लिखो, जिला लिखो आपका, आप जहां से है उसी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखो। हाय हॅलो, मी शेंबूड काढालो, मी मेकडं काढत बसलो, मी नाकात बोटं घालून बसलो, हे इथं सांगायची गरज नाही। डिस्ट्रिक्ट लिहा, मग मला पटकन लक्षात येते की कोणत्या जिल्ह्यात, म्हणजे एका गोष्टीमध्ये 2-3 फायदे व्हावे। एक तुमचं नाव बी मला कळावं आणि तुमचं जिल्हा बी कळावा, कोणत्या जिल्ह्यातून आहे ते। आणि हाय हॅलो, आणि शक्यतो तुम्हाला माहीत नसेल तर सांगतो, हाय हा शब्द मुली टाईप करत असतात, फिमेल, आणि इथं मुलं आहेत पण त्यांनी हाय लिहिलेलं आहे। हे जेंट्स शक्यतो हॅलो लिहितात, हॅलो, आणि लेडीज शक्यतो हाय करतात, हाय हाय। ये जेंट्स नहीं करते, लेडीज करते हाय, और जेंट्स क्या करते हेलो हेलो। लेकिन ये सब हाय हाय कर रहे हैं, लड़के भी हैं फिर भी हाय हाय कर रहे हैं। ओके, कमाल की बात है। ओके, चलो आगे देखते हैं। देन द कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ अननोन। ओके, क्या दिया है मैंने आपको यहाँ, तो इसके बाद ये जो कुछ भी चीज़ें दिए गए हैं ये चीज़ें लिखो। यूरिया अननोन कंपाउंड, इसका देखो W2 ग्राम दिया गया आपको, इस तरह से है। ओके, इसके बाद W1, जो W1 है ये भी आप यहाँ लिखने वाले हैं, देखो W1 भी, ये W2 है, W2 ग्राम है। ओके, जो सेकंड वन है, फर्स्ट वन है ये 1.02 ग्राम है। जो सेकंड आपको दिया गया है ये देखो यहाँ है। ओके, ये W2 है। उसके बाद ये देखो 98.5, ये 98.5 W1 शुरुआती, और उसके बाद 86 पॉइंट ये है। ओके, तो इस तरह से ये वैल्यू दिए गए हैं। और फ्रीजिंग पॉइंट पे आपको दिया गया डेल्टा TF कितना है, तो डेल्टा TF है देखो, दिस वन इज द 0.211 केल्विन। ओके, और उसके बाद जो डिप्रेस हुआ है वो है देखो ये डेल्टा TF, डेल्टा T-F 0.34 केल्विन। ओके, तो इसके बाद अगर आप M2 कितना दिया गया 60। ओके, 60, ये देखो 60 मोलार मास ऑफ यूरिया कितना है 60 ग्राम पर मोल है। ओके, 60 ग्राम पर मोल। इसके बाद इसका फार्मूला आपको मालूम है, आपको पता है, ये फार्मूला M2 के बराबर फार्मूला है। किसके बराबर फार्मूला है? M2 के बराबर मैंने आपको फार्मूला दिया गया है। तो M2 के बराबर फार्मूला क्या है, अगर आपको याद है तो आप देखो, M2 इज इक्वल्स टू, इस तरह से फार्मूला मैंने दिया है, M2 इज इक्वल्स टू 1000 इंटू KF, ये फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है, KF इंटू W2, इस तरह से ये देखो W2 डिवाइडेड बाय, उसके बाद आएगा ये डेल्टा TF इंटू W1 ये रहा। इस तरह से ये फार्मूला, थोड़ा सा लैपटॉप का प्रॉब्लम आया है, तो 1000 इंटू KF इंटू W2, ओके, डिवाइडेड बाय डेल्टा TF इंटू W1 है।
ये m2 के बराबर, लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है, ये देखो, कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ अननोन कंपाउंड। अननोन कंपाउंड का मोलार मास आपको डिटरमाइन करना है, यानी कि मोलार मास बोले तो m2 ही आपको यहाँ डिटरमाइन करना है। इसी तरह से ओके, अगर m2 आपको डिटरमाइन m2 डैश सॉरी आपको m2 डैश डिटरमाइन करना है, तो m2 डैश डिटरमाइन करने के लिए ये फार्मूला आपको m2 डैश के बराबर अगर आप लिखते हैं तो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस तरह से क्या करेंगे हम, ये देखो इस तरह से एक फार्मूला लिखा, ये क्या है, ये फार्मूला हमने ये देखो 100 KF के बराबर इसे लिख दिया है। 100 KF है क्या, ये 100 KF ये m के बराबर है, बराबर है m2 के बराबर, m2 के लिए, और दूसरा m2 डैश के लिए ये फार्मूला है। यानी कि इसे हम क्या करेंगे, इसे फार्मूला नंबर फर्स्ट, यानी कि फार्मूला नंबर फर्स्ट, यानी कि स्टेप नंबर फर्स्ट, और ये देखो स्टेप नंबर सेकंड, आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर सेकंड है। और इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशंस वगैरह करके, ये देखो m2 की वैल्यू लिखी डेल्टा TF W1 W2, यानी कि हम m2 की वैल्यू 0.341, ये सबकी वैल्यू हमने लिख दी है, यानी कि इसकी भी वैल्यू लिखी और इसकी भी वैल्यू हमने लिखी है। लिखने के बाद एक ये देखो इस तरह से वैल्यू आपको आएंगे, इस तरह से, यानी कि 60 ग्राम पर मोल 0.211 केल्विन, और उसके बाद 98.5 1.02 ग्राम, ये पूरे इस तरह से कैलकुलेशन। और उसके बाद आगे का m2 डैश, इनका अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इस तरह से ये रहेगा वैल्यू, और इसका वैल्यू लिखने के बाद ये पूरा कैलकुलेशन हमारा इस तरह से आएगा। ओके, और ये वैल्यूज़ फाइनली वैल्यूज़ करके, फाइनल वैल्यू जब आप करोगे, ओके, इसका वैल्यू 1.2, ये देखो इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये कैलकुलेशन, और उसके बाद ये सबका कैलकुलेशन करने के बाद अगर आप कंपेयर करोगे, कंपेयर करने के बाद आपको ये m2 के बराबर इक्वेशन आपको लिखना होगा। m2 के बराबर, m2 डैश के बराबर आप अगर लिखोगे तो m2 डैश के बराबर लिखने के बाद इस तरह से ये स्टेप आपकी आ जाएगी, और ये फाइनली आपका आंसर इस तरह से आएगा। यानी कि आपको ये का एक ही फार्मूला, एक m2 के लिए और दूसरा m2 डैश के लिए, और उसे हम 1000 KF, और ये इस तरह से 1000 KF है, और दोनों का बराबरी में इक्वेशन करके बाद में आपको कंपेयर करना होगा। इस तरह से कंपेयर करोगे आप, तो कंपेयर करने के बाद फाइनल स्टेप आपको इस तरह से आएगी m2 के बराबर। ओके, अगर ये m2 के बराबर आएगी तो ये फाइनल इक्वेशन आपका m2 के बराबर कैलकुलेशन आएगा। इसीलिए आपको लॉग टेबल की ज़रूरत होती है। ओके, लॉग टेबल की ज़रूरत होती है। मेरा वॉइस क्लियर है भाई, मेरा वॉइस तो क्लियर है। यशपाल जाधव, वॉल्यूम तो बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बोल रहे हैं। Alt F4 करेंगे तो प्रोग्राम क्लोज होता है बेटा। बहुत अच्छा पढ़ाया तूने मुझे, प्रोग्राम क्लोज करने ही बताया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। ओके, वॉल्यूम तो बराबर है, इधर आ रहा है वॉल्यूम तो आपको ही आता ही होगा। देखता हूँ मैं इधर किस तरह से है। जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। ओके, वॉइस एकदम क्लियर बराबर है, इधर आ रहा है वॉल्यूम तो आपको ही आता ही होगा। देखता हूँ मैं इधर किस तरह से। वॉल्यूम क्लियर है बेटा। आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम होगा, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा। ओके, चलो आगे का देखते हैं। आगे का जो बीट है, आगे का क्वेश्चन क्या है 59। तो आगे का प्रॉब्लम हमारा सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि आगे दूसरी बैच है। तो इस तरह से ये है, देखो चलो रनिंग में थोड़ा सा देखते हैं। व्हाट इज द मोलार मास ऑफ अ सोल्यूट इफ द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग
0.822 gram it in 300 and molar decimeter cube of water has osmotic pressure of 149 mmHg at 298 केल्विन। ये मैं आगे आपको सॉल्व करके बताता हूँ। अभी हम आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि दूसरा भी प्रिपरेशन करना है। अगर कुछ डाउट है, डिफ़िकल्टीज़ है तो कमेंट कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम है वो भी बता सकते हैं। लॉगरिथम के बारे में हम ये पूरा चैप्टर के प्रॉब्लम्स वगैरह होने के बाद हम लॉगरिथम का कैलकुलेशंस लेने वाले हैं। लॉगरिथम, पूरा लॉगरिथम, यानी कि 11th के बच्चों और 12th के बच्चे, सब बच्चों को सबको बता के मैं लॉगरिथम लेने वाला हूँ। अगर कुछ डाउट है तो बता सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए अभी हम यहाँ ठहरते हैं। मैं देखता हूँ कि कौन कौन बच्चे आंसर दे रहे हैं। प्लीज़ डोंट चैट भी कर रहे हैं बच्चे, फिर भी बच्चे चैट कर रहे हैं। रहता है बेटा, आपके समझ में आ रहा होगा कि कितना मुश्किल होता है ये पूरा कवर करना बोले तो। ये क्यों ऐसा हो रहा? ओके, कौन कौन है? ये बार बार मुझे सजेशन देने की ज़रूरत नहीं यार। तेरे वजह से मेरा प्रोग्राम बंद हो गया था, कुछ भी बताया था। सर प्लीज़ एक मेसेज सारखं नको। एकच मेसेज परत करू नका। द फर्स्ट डे द कोर्स इज योर कोर्स। सर सॉल्यूशन की थ्योरी की वीडियोस बताएं। ओके, सर सभी मोलर मास को हम EM2 लिख सकते हैं। एक मैसेज बार बार मत करो, नहीं तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, मैं। ओके, चलो, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करो। जो कुछ भी बच्चे हैं, कौन कौन है? कृष्णा बर्डे, ओमकार नरवाडे, तन्वी, साक्षी, जयश्री, ओके, त्यानंतर पायल इंगळे वर्ध्याहून आहे, प्रथमेश खिले। सगळ्यांनी आपापल्या जिल्ह्याच्या व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा। व्हॉट्सअप ग्रुपची लिंक या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे। या नाही, सगळ्याच व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे। ओके, चला। त्यानंतर प्रथमेश खिले, अनुराग जाधव, अस्मिता कोरेगावे, उसके बाद माधुरी खाबड़े, ऋषिकेश पद्मवार, भगवान बेदरे, राहुल उबाळे, निखिल पाटिल। ओके, बहुत अच्छे। चला, प्लीज़ एकच मेसेज सारखा नको करू प्लीज़। ओके, ठीक आहे। अधूनमधून मी बी जरा इकडे पाहत जातो। ओके, त्यानंतर ब्लॉक करून टाकायचं, काय प्रश्न पडत नाही। त्यानंतर ओके, नॉर्मल आहे, माझ्या पाठीमागचं दिसत नव्हतं का? ठीक आहे, थँक्स। ओके, तर आजच्यासाठी इथं थांबूया आपण। धन्यवाद मित्रांनो। लाईक केलं नसेल लाईक करा, सगळ्यांचं लाईक असणं गरजेचं आहे। शेअर करा आणि आपल्या मित्रांपर्यंत मात्र लिंक शेअर करा। ओके, बाय बाय।